सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और खैर, आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप हमसे दूर हो सकते हैं, बट खैर वो भी दूरी अब नहीं रह गई है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। और इस ज़माने में भी अगर हम पढ़ने के प्रति अपने आप को जागरूक रखते हैं तो हम निश्चित तौर पे किसी भी चीज़ की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा था और मैं काफ़ी दिन से इस पे डिस्कस कर रहा था, अपने मन में सोच रहा था कि क्यों ना एक बिजनेस इकोनॉमी की सीरीज़ लेकर के आया जाए, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स या जो भी हमारे बच्चे इस कंप्लीटली इस पूरे इकोनॉमी को अपने दिमाग में सेट करना चाहते हैं, वो इसको सेट कर सकें और वो अपनी सुचारू रूप से पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है, हो सकता है कि आप हमसे फिजिकली दूर हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के इस समय में, आज के इस ज़माने में फिजिकल जो दूरी है वो बहुत मायने रखती है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में। ठीक है, तो जो मेरे मन में बात चल रही थी वो यही बात थी कि मैं एक बिजनेस इकोनॉमी सीरीज लेकर के आना चाह रहा था। और मैं आज से ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको मैं ये सीरीज कंटिन्यूसली लेकर के आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि वीकली कम से कम 2 से 3 वीडियोस ऐसे बने ताकि आप अपने चीज़ों को अच्छी तरह से कैप्चर कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम आज से ये कहानी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज का हमारा जो ये बिजनेस इकोनॉमी सीरीज होने वाला है, इस पर्टिकुलर सीरीज में आज मैं बात करूंगा आपके सामने फंक्शंस ऑफ आरबीआई का। ठीक है, आप देख सकते हैं आज थर्सडे है और आज मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा हूँ और आज से ही ये लेक्चर आपका कंटिन्यूसली बिजनेस इकोनॉमी सीरीज के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एपेक्स बैंक है। ठीक है, इट इज अ एपेक्स बैंक विच ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स द एंटायर monetary and banking system, monetary and banking system of our country, banking system of our country। ठीक है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे आपके देश में, ठीक वैसे ही दूसरे देशों में ये किसी और नाम से जाना जाता है। जैसे किसी देश में इसको हम फेडरल बैंक के नाम से जानते हैं, किसी दूसरे देश में हम इसको सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। अपने देश में इसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एपेक्स बैंक होता है और इसका मेन काम ये होता है कि ये आपकी इकोनॉमी के जो मॉनेटरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इंटायर मॉनेटरी फंक्शंस, इंटायर बैंकिंग सिस्टम को ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको हम गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, आज की डेट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है। हम इसके बाद इसके फंक्शन की बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इसको बहुत डीप में जाने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अलग अलग 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब वो 5 फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला जो फंक्शन है उसको बोलते हैं इशूइंग करेंसी नोट अथॉरिटी, या ऑथराइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, ऑथराइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स मतलब क्या है? ऑथराइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स मीन्स टू इशू
to issue notes of denomination ₹2 to ₹2000। ठीक है, यानी जो पहला फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट को इशू करने की अथॉरिटी होती है। ठीक है, अब किस तरह के नोट को इशू करने की अथॉरिटी होती है? क्या हम कॉइन्स को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। एक्सेप्ट ₹1 note and all the coins which will be issued by the Ministry of Finance with duly signed by the Secretary of Finance on ₹1 note and rest other notes that is ₹2 to ₹2000, there will be a signature of Reserve Bank of India Governor। ठीक है, तो ₹1 का जो नोट है उसे छोड़ करके और जो क्वाइंस है उसे छोड़ करके जितने भी बाकी नोट्स आपके पास बचते हैं उसको इशू करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि इसको इशू करने का कारण है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी, accountability, because of uniformity, transparency, accountability and stability। ठीक है, क्योंकि हम अपने करेंसी पे बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। तो हमारा जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे उसकी, यानी हर जगह उसका एक ही जैसा वैल्यू हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो अथॉरिटी है इशू करने की वो किसी एक के पास ही होनी चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अगर हम कई लोगों को ये आपको परमिशन दे दें कि आप करेंसी नोट को इशू करिए, तो ऐसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, इन केस कोई दिक्कत होती है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसपेरेंसी हमारी नहीं बन पाएगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हमारी नहीं बन पाएगी। और लास्ट आइटम है, हम हमारी इकोनॉमी को चाहते हैं कि एक स्टेबल इकोनॉमी रहे। ठीक है, जिसमें करेंसीज भी हमारी स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा उसमें अप एंड डाउन्स न होने पाए। सो ऑल दीज रीजन्स विल बी all these reasons are the most important due to which only Reserve Bank of India have authority to issue new currency notes। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपका जो दूसरा फंक्शन है उस फंक्शन में हम क्या समझते हैं। इस दूसरे फंक्शन में हम ये जानते हैं कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसे कहते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एक्ट एज अ एजेंट। And the third point is act as a financial advisor। तो देखिए बच्चों, दूसरा जो हमारा फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसमें आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें आपको पहला पॉइंट ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ जो गवर्नमेंट की बात लिखी गई है वो गवर्नमेंट हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर का काम करता है। ठीक है, अब इनमें कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं? देयर विल बी अ ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ करेंट अकाउंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ करेंट अकाउंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, या यूं कह लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक करेंट अकाउंट होता है और इसी करेंट अकाउंट के थ्रू अगर हमें कोई पैसा एक्सेप्ट करना है, ठीक है, आरबीआई के थ्रू, तो हम यहाँ से पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई पैसा डिपॉजिट करना है आरबीआई में तो हम डिपॉजिट कर सकते हैं। और तीसरा काम, अगर हमें कोई लोन एडवांसिंग करनी है तो हम इसी अकाउंट के थ्रू लोन की एडवांसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट
के थ्रू जो हमारा अकाउंट है बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, जो गवर्नमेंट के बीच में और आरबीआई के बीच में होता है, और इसी अकाउंट के थ्रू आपकी जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आरबीआई के थ्रू पैसे फाइनेंस करा लेती है। पैसे इनको जब भी जरूरत पड़ती है ये ले लेती है, ठीक है। दूसरा है इट एक्ट्स एज अ एजेंट। आरबीआई क्या करता है, एजेंट की तरह काम करता है जब पब्लिक के डेप्ट को मैनेज करने की बात होती है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भी कभी कभी गवर्नमेंट को लोन के रूप में अपना पैसा देते हैं, ठीक है। आपने एनएससी खरीद लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आपने किसान विकास पत्र खरीद लिया, तो आपने एक तरह से सरकार को लोन दे दिया, ठीक है। और इस लोन को मैनेज करने वाला जो एजेंट होता है उसे हम आरबीआई बोलते हैं, तो यहाँ पे एजेंट की तरह काम करता है। तीसरा मैटर है या तीसरा जो पॉइंट है उसमें ये कह रहा है इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि आपकी इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाए, ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम इसके लेमन टर्म में बात करें, ठीक है, किसी इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन क्या है, तो एक तरह का ये डिजीज है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है और उसके लिए हमें पर्टिकुलर दवा लेनी होती है, ठीक वैसे ही इन्फ्लेशन भी एक तरह की बीमारी है। और वो कैसी बीमारी है, इकोनॉमिकल डिजीज है, और इसे हमें ठीक करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर मनी सप्लाई आपका कम हो गया, मनी सप्लाई अगर कम हो गया इकोनॉमी में, तो दूसरा जो बीमारी होगा जिसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन, ठीक है। पहला प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा मनी सप्लाई ज्यादा होने से, दूसरा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा मनी सप्लाई के कम होने से। इसमें लिक्विडिटी क्रंच हो जाती है, लोगों के पास लिक्विडिटी की कमी आ जाती है, पैसे नहीं रहते हैं, इसमें डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। पहले वाले केस में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, और दूसरे वाले केस में एग्रीगेट डिमांड कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से। थोड़ा ये जटिल हो गया, जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो रहा है और कम हो रहा है, ये थोड़ा जटिल हो गया। मैं किसी दिन इस पे एक डीप एनालिसिस करते हुए उसके रीजंस के साथ मैं आऊँगा आपके पास, ठीक है, कि इन्फ्लेशन की क्या समस्या है, क्यों रीज़न, इसके क्या रीज़न है, या किसकी वजह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ सकता है, ठीक है। फिलहाल हमें इस पॉइंट में अपने आप को कर्टेल करना होगा, रोकना होगा, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा डीप में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने व्यूअर से और अपने बच्चों से, ठीक है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह कैसे काम करता है, इस बात को हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो डिफ्लेशन है, ठीक है, इसको जो ठीक करने का जो मेजर है, उसके जनरली दो ही मेजर माने गए हैं, बताए गए, ठीक है। पहला जो मेजर है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और दूसरा जो मेजर है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये दो तरह की पॉलिसीज होती है, ठीक है। जनरली मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद ही उसको हैंडल करती है, और जो फिस्कल पॉलिसी है होती है उसको गवर्नमेंट हैंडल करती है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। एक होता है टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टाइम टू टाइम इस फिस्कल पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को आरबीआई क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी फाइनेंशियल मैटर्स में जब भी जरूरत पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो आरबीआई क्या करती है, उनको हेल्प करती है और उनके पॉलिसीज को फ्रेम आउट कराती है, ठीक है, यानी इनडायरेक्टली हेल्प करती है। यहाँ पे क्या करती है, खुद ही हैंडल करती है डायरेक्टली अपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करती है। यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे अपना कुछ नहीं करती है, सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइजरी देती है कि आपको टैक्सेशन बढ़ाना चाहिए, आपको टैक्सेशन घटाना चाहिए, आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हो रही है उसको कम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स इज कंसिडर्ड एज अ एडवाइजरी, ठीक है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर।
तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो ये दो आपके पर्टिकुलर आपके क्या हो गए, दो फंक्शन हो गए आरबीआई के। अब बात करते हैं तीसरे फंक्शन पे। ठीक है, सीधे आते हैं थर्ड फंक्शन पे। आपका जो थर्ड फंक्शन है, ठीक है, थर्ड फंक्शन टेल्स यू दैट Reserve Bank of India acts as a banker to the government, banker to the bank, and it will act as a supervisor. ठीक है, तीसरा जो फंक्शन होने वाला है वो है RBI acts as a banker to the bank, banker to the bank and supervisor. Acts as a supervisor. Acts as a सुपरवाइजर। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट आपका लिखा है आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको जो वर्किंग है बैंकिंग का उसे जानना होगा कि आपकी जो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बहुत लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कैसे ऑपरेट करती है। मान लीजिए कि आपका एक बैंक है जिसको हम कॉमर्शियल बैंक कह सकते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। एक ये बैंक है जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसी बात है, ये इससे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा बैंक है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ए है, ए ने क्या किया, 1000 रुपी इस कॉमर्शियल बैंक में जमा किया ए ने, तो किस रेट पे जमा करेगा, बोरोइंग रेट पे जमा करेगा। ठीक है, इस बोरोइंग रेट पे 1000 रुपीज कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट हो गया। कॉमर्शियल बैंक ने बिना सोचे समझे क्या किया, इस पूरे पैसे को बी को लेंडिंग रेट पे दे दिया। बोरोइंग रेट पे पैसा लिया और लेंडिंग रेट पे पैसा बी को दे दिया। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे अगर ए अगली सुबह पहुंचता है अपने पैसे लेने के लिए, तो क्या अभी बैंक के पास पैसे हैं उसको देने के लिए? आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी बी को पैसे दे दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचने के अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। ठीक है, तो ये आरबीआई के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन निकालूं, इसका रेमेडी क्या निकालूं। तो आरबीआई से क्या कहती है कि आप ऐसा काम ही क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो कि आपको प्रॉब्लम में आपको फंसना पड़े। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देती है कॉमर्शियल बैंक को कि आप अपना एक एजम्पशंस बना लीजिए, एक देख लीजिए कि नॉर्मल जो कंडीशन है बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कितने % लोग आपसे पैसे लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी इनका जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है वो LRR को लेकर है, यानी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को लेकर के है कि आप देख लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि आपके कितने % लोग हैं जो कि आपके पास पैसा लेने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर के में कुछ चीजें हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है। ठीक है, क्या एज्यूम करना पड़ता है, हम ऐसा मानेंगे कि ऑल द बैंकिंग सेक्टर इज अ सिंगल यूनिट विच इज नोन एज बैंक। ठीक है, दूसरी चीज हम मान के चलेंगे दैट all the receipts and all the payments, ठीक है, all the receipts and all the payments will be routed and channelized directly through bank। ठीक है, अगर हम बैंक में कहीं भी किसी भी तरह से पैसे निकालते हैं और डालते हैं, ठीक है, तो घूम फिर करके फिर वापस आपके बैंक में ही आएगा, ऐसा मानेंगे। तीसरी चीज हमें माननी ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि कभी भी आपके सारे डिपॉजिटर एक साथ बैंक में अप्रोच नहीं करेंगे और कभी भी अपना पूरा का पूरा पैसा नहीं निकालेंगे। ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग इज दैट देयर विल बी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डिपॉजिशन इन द बैंक। ठीक है, आपका जो डिपॉजिशन का फ्लो है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये चार चीजों को जब हम मान के चलेंगे तो हमारे पास जो अगला फीचर होगा वो ये होगा कि हमें कुछ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बनाने होंगे। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है, एक मिनिमम % है जो आपको लिक्विडिटी के लिए अपने पास रखनी है। ठीक है, तो ये इसमें दो चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं SLR एंड CRR। ठीक है, व्हाट इज SLR? इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है,
तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो दो अलग अलग तरह की लिक्विडिटी वाली रिजर्व्स होती हैं जो कि कमर्शियल बैंक को बनाने होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी डिपॉजिट्स हुआ है उसका एक मिनिमम परसेंटेज LRR के फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम दो अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कमर्शियल बैंक के पास LRR के फॉर्म में दो अलग अलग रिजर्व बनाने हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग दो अलमीरा खोल देंगे, ठीक है। एक अलमीरा में हम रख लेंगे जो हमारी SLR की वैल्यू है और दूसरे अलमीरा में हम रख लेंगे जो हमारी CRR की वैल्यू है, ठीक है। अब ये SLR की वैल्यू किसके लिए रखना है और CRR की वैल्यू किसके लिए रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो एक एजम्पशन है उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे 25% ऐसे कस्टमर हैं जो अगली सुबह या नियर कमिंग डेज, ठीक है, वो पैसा निकालने के लिए आपके पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो RBI कहती है कि आप 25% का क्या बना लीजिए, रिजर्व बना लीजिए, ठीक है। ये 25% का जो रिजर्व बनेगा ये दो पार्ट में बनेगा, ये दो अलमीरा में जाएगा। एक कौन से अलमीरा में जाएगा, SLR वाले अलमीरा में जाएगा और एक CRR वाले अलमीरा में जाएगा, ठीक है। SLR क्या होता है, SLR वो मिनिमम परसेंटेज है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने नाम से बनाना है और CRR वो मिनिमम परसेंटेज है उस डिपॉजिट का जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से रखना है या अपने पास बनाना है, ठीक है। तो ये इस अलमीरा में CRR की वैल्यू हो गई और इस अलमीरा में SLR की वैल्यू हो गई। सपोज करो कि 25% में से 5% CRR हो गया और 20% आपका SLR हो गया। इस तरह से आपका ये जो परसेंटेज है यहाँ पे रिजर्व बन गया और बाकी जो 75% बचता है कमर्शियल बैंक के पास, उसे वो मनी क्रिएशन फंक्शन में लगा करके मनी को फर्दर क्रिएट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, मनी सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो मनी सप्लाई है वो होती है इकोनॉमी। अब देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकर की तरह कैसे काम करता है, तो उसको हम 3 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, RBI acts as a custodian of cash reserves, पहली बात। दूसरी बात, it is known as the lender of last resort, and तीसरी बात जो है वो उसे बोलेंगे it acts as a clearing house, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, RBI क्या करता है, कस्टोडियन होता है कैश रिजर्व का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स था उसमें आपका SLR भी लिक्विडिटी के फॉर्म में हमें रखना था और CRR भी रखना था। तो CRR की वैल्यू क्या था, कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये रखा गया CRR था जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि इट इज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक का कस्टोडियन होता है कैश रिजर्व्स का, ठीक है। दूसरी जो बात लिखी है वो ये है, इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द लास्ट प्लेस, ठीक है, वेयर कमर्शियल बैंक कैन अप्रोच फॉर देयर फाइनेंशियल नीड, ठीक है। जब भी किसी तरह का फाइनेंशियल नीड हो कमर्शियल बैंक को और वो बाकी जगह से फेल हो जाता हो, उसे नहीं मिलता हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसे हेल्प करने के लिए RBI है और RBI लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की तरह खुद को इस्तेमाल कराता है, यूज करता है, ठीक है। लास्ट है आपका क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब वो अकाउंट जिसके थ्रू हम अपने सारे चीजों को सेटल कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, डिपोजिशन कर सकते हैं, एडवांसिंग लोन कर सकते हैं। इस क्लियरिंग हाउस के थ्रू हम अपने अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं, ठीक है। यानी बैंक्स के बीच में और RBI के बीच में अकाउंट सेटलमेंट हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट लिखा था, इट एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर का जो मॉनेटरी फंक्शन है उसको सुपरवाइज करने का काम करता है RBI, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पे या किसी डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंशन करने की जरूरत है, ठीक है, तो एक्सपेंशन करने का काम करता है और उसके लिए लेटर देता है, एक्सपेंशन करता है, ठीक है, ब्रांचेस को बढ़ाता है। अगर किसी ब्रांच को बंद करना है, किसी ब्रांच को मर्ज करना है, एमलगमेशन करना है, ठीक है, तो ऑल दिस फंक्शंस विल बी डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कमर्शियल बैंक्स। इस तरह से आपका जो RBI है वो बैंकर की तरह काम करता है।
चलिए बच्चों, अब तक तो हमने 3 जो आपके अलग अलग फंक्शंस थे आरबीआई के उसे डिस्कस कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। यानी आपकी जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आरबीआई के पास होती है, ठीक है। यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का, ठीक है, जो अधिकार है वो इनके पास है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब हम सीधे सीधे उस पॉलिसी पे चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मनी सप्लाई को चेक कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को चेक करने के लिए या मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास 2 अलग अलग तरह के अप्रोचेस होते हैं। एक अप्रोच को बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच, और आपका जो दूसरा अप्रोच है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को बहुत मन से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपना पेन और अपना नोटबुक लेकर के बैठिए, ताकि जब भी आपको फुर्सत मिले आप आसानी से फुर्सत के साथ इन चीज़ों को समझ सकें और उसका ज़रूरत हो तो नोटबुक के पास या नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकें, ठीक है। मेरा बस इतनी सी बात है, आपके लिए इतना सिर्फ दरख्वास्त करना चाहूँगा। इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे इसको देखिए, आपके दिमाग में चुटकी में ये बात समझ आ जाएगी कि मॉनेटरी पॉलिसी तो इससे पहले इतना आसानी से मैंने कभी सीखा ही नहीं था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या अंतर है। जनरली क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होता है वो जनरल, इट इज जनरल एंड ट्रेडिशनल इन नेचर, जनरल होता है और ट्रेडिशनल होता है, ठीक है। आपकी जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है वो जनरल होती है और ट्रेडिशनल होती है। वहीं दूसरी तरफ आपकी जो क्वालिटेटिव अप्रोच है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव, ठीक है। ये आपकी स्पेसिफिक होती है और सेलेक्टिव होती है। क्वांटिटेटिव अप्रोच को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, बट क्वालिटेटिव अप्रोच को हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में सिलेक्शन करके ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्टर को ही हम मनी सप्लाई चेक कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। इसके अलावा आपके पास है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। इसका जो एग्जांपल है वो है मोरल सुवेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हम उसी मैटर पे पहुंचते हैं कि हम क्वांटिटेटिव अप्रोच में किन चीज़ों को समझते हैं और किन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव अप्रोच में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, दैट इज रेट्स, रेशियोज एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। रेट्स में हम 3 रेट्स की बात करते हैं, जिसमें आपका होता है बैंक रेट, उसके बाद होता है रेपो रेट एंड थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट। रेशियोज हमारे पास 2 होते हैं, दैट इज SLR एंड CRR, ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज या सेल ऑफ करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में, ठीक है। ओपन मार्केट का मतलब जहां पे पब्लिक और कमर्शियल बैंक दोनों वहां पे उसको खरीदने और बेचने में उसका सहयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वालिटेटिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, एज ए टूल देखते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव अप्रोच वो अप्रोच होता है जो पूरी इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैंक रेट देखते हैं। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार दे, लेंड्स करे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, ठीक है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए पैसे उधार दे तो उसे बोलते हैं बैंक रेट, और जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे उधार दे तो उसे बोलेंगे रेपो रेट, ठीक है। तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, यानी इसमें आपका जो कंडीशन है वो रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, जैसे अभी जो हो रहा है
इसमें क्या होगा कि कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उधार देगा, ठीक है। इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो ये 3 तरह के रेट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ठीक है। देखते हैं एक पहला टूल जो आपका बैंक रेट है, उसको इस्तेमाल करने से कैसे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका बैंक रेट जो है, अगर मान लीजिए सपोज करिए, हाउ बैंक रेट विल बी यूज्ड एज अ टूल। सोचिए, इस बात को सोचिए दिमाग में, ठीक है। आपकी कंट्री में मान लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ गई हो, इन्फ्लेशन चल रहा हो, ठीक है। यानी व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब व्हेन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च कर चुके हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम बैंक रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए टूल टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो सपोज करिए कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है और इस इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है बैंक रेट से। तो हमें क्या करना चाहिए? वी यूज टू इंक्रीज आवर बैंक रेट्स, ठीक है। हमें बैंक रेट्स को इंक्रीज करना चाहिए। इससे क्या होगा? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट्स को इंक्रीज कर देती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे पैसा उधार मिलता है। जब कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे पैसा उधार मिलेगा तो कमर्शियल बैंक भी अपना लेंडिंग रेट क्या करेगी? बढ़ा देगी। इस तरह से पब्लिक को महंगे रेट पे पैसा उधार मिलेगा। तो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा कि इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस, ठीक है। यानी अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखें तो आपका जो मार्केट का प्राइस है और आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यानी प्राइस के बढ़ने पे मार्केट में उसकी डिमांड कम होती है और प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, अगर हम चाहें तो उसे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ा देगा तो पब्लिक को महंगे रेट पे पैसा मिलेगा और वो कभी महंगे रेट पे लेना नहीं चाहेगा। इस तरह से क्या हो सकता है? इस तरह से वो पैसा नहीं लेगा या कम लेगा और मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। मनी सप्लाई के कंट्रोल होने से लोगों का इनकम कंट्रोल होगा, इनकम कंट्रोल होने से डिमांड कंट्रोल होगा, डिमांड कंट्रोल होने से आपकी पूरी इकोनॉमी का जो एग्रीगेट डिमांड है इट विल बी कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह से हमारा रेशियो है, ठीक है। रेशियो में आपने एसएलआर और सीआरआर देखा है। एसएलआर और सीआरआर को हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर टेल्स यू दैट देयर इज अ inversely proportional with the legal reserve requirements. Means money multiplier is inversely proportional to legal reserve requirements. And money multiplier is inversely proportional to legal reserve requirements. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप अपने रिजर्व्स को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपकी जो मनी मल्टीप्लाई होगी वो कम होगी, यानी मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम पहुंचेगी, ठीक है। और अगर अपने लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को घटाते हैं तो मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा या फिर मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में ज्यादा होगा। तो यही जो आपका थीम है, यही जो प्रिंसिपल है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ठीक है। तीसरी जो बात है वो लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल और परचेज करती है, ठीक है। इससे क्या होता है? इसके मैटर ये होता है कि इन्फ्लेशन के सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फ्लेशन के सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल्स करती है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है ना। और डिफ्लेशन के कंडीशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, ठीक है। बेचने से और खरीदने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए जरा, अगर आरबीआई इसको पैसे दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तो सिक्योरिटी कहाँ जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, और इनका रिजर्व कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिजर्व को ही खाली करना है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। तो हम एज ए आरबीआई क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को चेक करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं। और डिफ्लेशन के कंडीशन में जब आपके पास लिक्विडिटी क्रंच हो तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक से परचेज करती है, और इस तरह से आपका ये जो सिस्टम है ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कर देता है।
ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन द क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, व्यूअर्स, कि आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच। इसमें भी आपके 3 अलग अलग पॉइंट्स का डिस्कशन किया गया है, ठीक है। वो तीनों पॉइंट्स क्या है? पहला जो पॉइंट्स है उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है उसे बोलते हैं मोरल सुएशन, और तीसरा जो पॉइंट है उसे बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन, ठीक है, एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये 3 अलग अलग आपके सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव अप्रोच में रखे गए हैं, ठीक है। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट इज नथिंग, इट इज द difference between the securities being presented by the borrower to the commercial bank and the money which is being credited by the commercial bank with the name of borrower, ठीक है, that is called margin requirement. How can be the margin requirement used as a tool to control inflation? In case of inflation, margin requirement should be increased, and in case of deflation, margin requirement should be decreased, ठीक है। पहला जो पॉइंट था वो मार्जिन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड था। दूसरा तो आपका है वो है मोरल सुएशन। व्हाट इज मोरल सुएशन? मोरल सुएशन इज नथिंग, इट इज अ परसुएशन एंड प्रेशर which is being exerted by the commercial bank, which is being exerted by the Reserve Bank of India to the commercial bank so that it can be line up with their acts, ठीक है। यानी लेटर्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, डायरेक्शंस के थ्रू जब हम कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किसी पर्टिकुलर मनी सप्लाई, किसी एरिया के मनी सप्लाई को या किसी सेलेक्टिव सेक्टर की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोरल सुएशन। और आपका लास्ट पॉइंट यही है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यानी सपोज करिए कि आपकी इकोनॉमी में 3 अलग अलग क्या हैं, 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। मान लीजिए कि आपकी जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें मनी सप्लाई ज्यादा हो गई और उसे कंट्रोल करना है, तो आरबीआई कहती है कि आप उस पर्टिकुलर सेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर सेक्टर को सप्लाई बंद कर दीजिए, ठीक है, और बाकी जो 2 सेक्टर है उनकी सप्लाई कंटिन्यू रखिए। दूसरा एग्जाम्पल, आप रूरल और अर्बन एरिया में किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, जहां पे आपकी सप्लाई ज्यादा है उस सप्लाई को रोक दीजिए और दूसरे सप्लाई को कंटिन्यू रखिए। इस तरह से हम अपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करके और अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके इकोनॉमी में मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो 5वां फंक्शन है जिसे बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी जब भी कोई फॉरेन करेंसी आपके इंडिया में आती है तो सबसे पहले उसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू चैनलाइज्ड करा के ही उसे हम कहीं वापस करते हैं, ठीक है। मेन उसका जो पर्पज होता है स्टेबिलिटी पर्पज होता है, ठीक है। हम अपनी इकोनॉमी में अपनी करेंसी के साथ उस करेंसी को स्टेबल देखना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको हमारा जो फंक्शन रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस सीरीज में, बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज में, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर शेयर करें कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो कैसा लगा और आपने कितना हद तक इस सीरीज को समझ लिया है, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले और मैं इससे भी बेहतर, इससे भी शानदार लेक्चर आपके सामने अगले क्लास में लेकर के आ सकूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।